वेलकम टू मस्ट नो जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज में मैं वैसे जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स को आपसे अवगत कराऊंगा जो हर एक डेवलपर या प्रोग्रामर को पता होना चाहिए अगर वो वेब एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो वेब एप्लीकेशन की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपना फ्यूचर वेब एप्लीकेशन की ओर ही देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में यूज होने वाले 3 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एरे फंक्शन जिसके बिना लॉजिक क्रिएशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो मेथड्स हैं मैप, फिल्टर, रिड्यूस। तो सबसे पहले मैप के बारे में समझते हैं। तो इसमें पहले क्या किया, हम एक एरे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वैल्यू डाल दिए उसमें। अब उस एरे ऑब्जेक्ट में हम मैप फंक्शन लगा रहे हैं और उस मैप फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि कॉलबैक फंक्शन होता है। वो कॉलबैक फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जितने भी एरे नंबर्स हैं, इंडिविजुअल एरे नंबर्स, उस पे वो फंक्शन लगाएगा और जो फंक्शन उसमें लगेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट स्क्वायर रूट लग रहा है, तो वो हर एक एलिमेंट को स्क्वायर रूट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया एरे क्रिएट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट एरे। वो ऐसो सारा स्क्वायर रूट वैल्यू वाले रहेंगे। तो ये रहा मैप फंक्शन के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि सेपरेटली क्या किया है, कॉलबैक फंक्शन लिया है और उसमें उसने क्या किया है, हर एक नंबर, ठीक है, हर एक नंबर में वो इंटू 10 कर दे रहा है और जो रिजल्टेंट जो होगा वो सारे जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें वो इंटू 10 लगेगा और एक नया एरे क्रिएट होगा। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि क्या वैल्यू जा सकता है इसमें, तो इसमें नम भी जा सकता है, इसमें इंडेक्स भी जाएगा और इसमें एरे भी जाएगा। बट नम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है और बाकी जो दो है वो ऑप्शनल होते हैं। जावास्क्रिप्ट मैप फंक्शन में जो आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे थ्रू मैप फंक्शन, वो ऐसो इम्पैक्ट नहीं करेगा पुराने वाले एरे ऑब्जेक्ट को। तो और एक चीज़ और आप समझ लो कि अगर इसमें वैल्यू हम 0 पास कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन लगेगा ही नहीं मैप फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेम ऑपरेशन किया है बट यहाँ एरो फंक्शन लिया है और यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन कॉलबैक फंक्शन लिया है, ठीक है। अब आते हैं फिल्टर। तो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर का भी बिहेवियर सेम होता है मैप जैसा, जो मैप फंक्शन का है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें बेस्ड ऑन कंडीशन एक डालेगा, वो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको वो टारगेट कर रहा है फंक्शन, वो रिटर्न कर देगा। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट फॉल्स हो रहा है तो वो फॉल्स भेजेगा और उसको वो कंसिडर नहीं करेगा नए एरे में। तो यहाँ रिजल्ट में क्या आने वाला है, यहाँ रिजल्ट में वो सारे वैल्यू आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और ये रिजल्ट एरे पुराने वाले एरे को इम्पेक्ट नहीं करेगा, ये नया एरे होता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें। तो इसमें क्या देख सकते हो कि सेम बिहेवियर किया है लेकिन इसमें एरो फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें एरो फंक्शन क्या किया है कि नम परसेंटेज 10, मतलब ऐसा नंबर जो कि 10 से डिविजिबल हो और 0 आ जाए रिमाइंडर। तो वो सिर्फ 80 यहीं आ रहा है जिसके कारण यहाँ पे 80 होगा डिस्प्ले, ठीक है। और रिजल्टेंट एरे में सिर्फ एक वैल्यू आएगा। जब आप जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन जैसे कि रिएक्ट एप्लीकेशन आप बनाएं, अब उसमें कभी-कभी आपको रिक्वायरमेंट्स दिया गया कि एक एरे ऑब्जेक्ट्स लिया गया है, ठीक है। वो एरे ऑब्जेक्ट्स कहीं से भी आ सकता है, जैसे बैकएंड से आया या फिर आपने खुद किया। अब उसमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू जितने भी उसमें हैं, उसको क्या करना है, ऑपरेशन जितने भी चला के आपको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो आइए समझते हैं उसी के लिए रिड्यूस मेथड कैसे यूज होता है। तो एग्जांपल देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एरे नम्स करके एरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया। अब उसमें क्या हुआ कि रिड्यूस मेथड चलाया और अंदर में एक कॉलबैक फंक्शन लेते हैं। वो कॉलबैक फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एरे ऑब्जेक्ट्स का जितने भी अंदर के वैल्यूज है आप देख सकते हो, उस पे वो एक फंक्शन चलाएगा और क्या करेगा, एक एक्यूमुलेटर लेगा जो कि उसको स्टोर करेगा बेसिकली, और नम लेगा जो कि ये वैल्यू रहेंगे सारे 6, 8, 86, 23, और क्या करेगा, उसको सम कर देगा। यहाँ आप देख सकते हो कॉलबैक के अंदर। फिर क्या हो गया, रिजल्टेंट जो होगा वो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। फिर 8 स्टोर होगा, तो 8 और 6 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 14 चला जाएगा। फिर 86 आएगा तो 86 नम में जाएगा, अब 14 रहेगा तो 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 और 23 123। इस तरह से आखिरी कॉलबैक फंक्शन में एक्यूमुलेटर पास 123 आएगा और वही रिटर्न हो जाएगा इसमें, इस वेरिएबल में रिड्यूस आर।
इस तरह से आप देख सकते हो कि आउटपुट 123 आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आप समेशन भी कर सकते हो, दूसरे ऑपरेशन माइनस भी चला सकते हो, इनटू भी चला सकते हो, डिवाइड भी चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, सिंगल वैल्यू आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते समय आपको एसिंक्रोनस ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। तो सवाल है कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल कौन करता है? तो दो ऐसे हैं जो उसे हैंडल करते हैं। पहले के बारे में बता देता हूँ, कॉलबैक फंक्शन। बट कॉलबैक फंक्शन में क्या होता है कि जब एसिंक्रोनस ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो कॉलबैक्स फंक्शनैलिटी जो होते हैं उसके, वो लिमिटेड होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं उसको हैंडल करने के लिए। इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है प्रॉमिस को। तो प्रॉमिस क्या करेगा, आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो प्रॉमिस दो चीज कंसिस्ट करता है। पहला होता है प्रोड्यूसिंग कोड, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा होता है कंज्यूमिंग कोड। ये वेट करता है प्रोड्यूसिंग कोड के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक प्रॉमिस बनाया, ठीक है, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर यूज करके। फिर क्या किया, उस प्रॉमिस को डॉट देन लगा के बाद में कॉल कर रहा है। ये देन तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कोड एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ये कोड बेसिकली क्या है, तो प्रॉमिस एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, यहाँ देख सकते हो। ये कॉलबैक फंक्शन क्या होगा, दो पैरामीटर लेंगे, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। रिजॉल्व क्या करेगा, जब वो एसिंक ऑपरेशन सही से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिजॉल्व सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देन में क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर एसिंक्रोनस ऑपरेशन फेल हो गया तो उस केस में एरर एग्जीक्यूट करता है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में एसिंक्रोनस ऑपरेशन को इजीली हैंडल करने के लिए प्रॉमिस किस तरह से यूज होता है। तो प्रॉमिस के पास क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी स्टेट होता है और दूसरा प्रॉपर्टी रिजल्ट होता है। दोनों को हम एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं आप स्टेट को एक्सेस कर पाओगे, नहीं आप रिजल्ट को। तो सबसे पहले स्टेट समझते हैं। तो चार स्टेट होते हैं। पहला स्टेट होता है फुलफिल्ड, दूसरा होता है पेंडिंग, तीसरा होता है रिजेक्टेड और चौथा होता है सेटल्ड। जो पेंडिंग स्टेट होता है वो बेसिकली क्या होगा कि जब आप उसको एक्सेस करोगे तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि उस वक्त वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन चल ही रहा होता है। उसके बाद आता है फुलफिल। तो फुलफिल तब होगा जब आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लोगे और सक्सेस करेगा। रिजेक्टेड के केस में क्या होता है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन फेल होने के बाद रिजेक्टेड एग्जीक्यूट होगा। और जो लास्ट सेटल्ड हो गया उसमें क्या होता है कि वो फुलफिल भी हो सकता है, रिजेक्टेड भी हो सकता है, तो वो रिटर्न होता है। तो आइए यहाँ एग्जांपल देखते हैं। तो सम प्रॉमिस लिया, ठीक है, चार आर्गुमेंट्स पास किए, रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू उसको एरे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे देख सकते हो एक प्रॉमिस बनाया गया, उस प्रॉमिस में रिजॉल्व रिजेक्ट पास किए। अब यहाँ पे एक कंडीशन देख रहे हैं कि अगर एरे लेंथ 4 से ग्रेटर है तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन को फेल कर दिया जाएगा। और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो लूप चला के उसको सम कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि सक्सेस हुआ और सम को भेज देंगे। तो यहाँ पे सक्सेस होने के बाद वो डिस्प्ले होगा सक्सेस, और अगर एरर हुआ तो कैच में जाएगा और एरर डिस्प्ले करेगा। तो सिमिलर वे आप देख सकते हो कि जब हम 5 वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह से रन होगा। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट होगा रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, जो 5 आर्गुमेंट्स पास कर रहा है, इसलिए एरर थ्रो करेगा। प्रोग्रामिंग करते समय कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि एक कंप्लीट एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने के बाद भी उसका रिजल्ट हम किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उस दूसरे ऑपरेशन का रिजल्ट हम कोई तीसरे ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ चेनिंग लगा रहे हैं ऑपरेशन का। तो कैसे अचीव करेंगे, ये भी प्रॉमिस के थ्रू ही करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर लगा के एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, रिजॉल्व रिजेक्ट पैरामीटर पास किए, सेट टाइम आउट बेसिकली सिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो 500 मिलीसेकंड के बाद ये सक्सेस रिजॉल्व एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिजल्ट जो है उसको वो स्टोर करेगा और यहाँ पे प्रोसेस कर देगा। तो यहाँ पे हेलो जे सक्सेस आएगा। तो डॉट देन का क्या काम होता है, तो डॉट देन का ये काम होता है कि वो नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है इसका जो रिजल्ट वो अपना अगला वाला में स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर इस पूरे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का रिजल्ट वो अपना अगला में स्टोर कर देगा, ठीक है, जब भी आप डॉट देन लगा रहे हो।
ठीक है। इससे क्या हो रहा है, चेन ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, चेन ऑफ प्रॉमिस हो रहा है, क्योंकि हमेशा आप रिजल्ट को लेकर नया प्रोसेस कुछ कर रहे हो, जिसके कारण यहाँ पे कंसोल लॉग करोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन आएंगे, ठीक है, जो आप प्रोसेस कर लिए। और अगर कहीं फेल हो जा रहा है प्रोसेस तो यहाँ पे रिजेक्टेड आ जाएगा, वो कैच करके। आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए चेनिंग ऑफ प्रोमिसेस करते हो तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, वो कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। तो उससे बचने के लिए आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे एसिंक और अवेट को। तो एसिंक अवेट क्या करेगा कि वो प्रॉमिस बिहेवियर ही देगा, लेकिन वो प्रॉमिस बिहेवियर डिफरेंट वे में देगा। तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, आप कॉल किए, उसको डिक्लेरेशन हम एसिंक लगा के करते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जिसका कि बिहेवियर सेम होगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रॉमिस कॉल किया, आप प्रॉमिस में रिजॉल्व लगा दिया, तो दोनों सेम है, बट ये एसिंक के थ्रू हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करेगा कि अवेट में क्या होने वाला है कि ये बेसिकली जो आप एसिंक लगाते हो उसी फंक्शन के अंदर लिखा जाता है अवेट। तो अवेट का क्या काम है कि ये कुछ समय तक एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा, तब तक जब तक कि जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अवेट प्रॉमिस किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, फिर उसके बाद आप देखते हो रिजॉल्व होने के बाद ये रिटर्न करेगा और उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं कि एसिंक अवेट किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिंक ऑपरेशन यहाँ कॉल हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद कंसोल लॉग हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ, एक फंक्शन कॉल हुआ अवेट। तो इसके बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब तक कि इस फंक्शन के अंदर जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके अंदर जब तक कि सेट टाइम आउट 2 सेकंड के बाद रिजॉल्व नहीं कर देता, तब तक ये स्टॉप रहेगा। और एक बार जब रिजॉल्व कर दिया तब वो रिजल्ट को स्टोर कर देगा फुलफिल्ड में एग्जीक्यूशन करने के बाद। उसके बाद फिर कंसोल लॉग फुलफिल्ड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ देख सकते हो हेलो जेएस आएगा। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते समय जब आप एसिंक अवेट का यूज़ करते हो तो आप एक चीज़ नोटिस किए होगे कि वो पूरे प्रोग्राम को फ्रीज नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एसिंक अवेट एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, ठीक है, जिससे कारण वो पूरे प्रोग्राम को फ्रीज नहीं करता है। ओके। और दूसरा फायदा ये है कि आप जनरेटर का यूज प्रॉमिस का नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे एसिंक ऑपरेशन कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि एसिंक ऑपरेशन कॉल के अंदर अवेट लगाया। अब इस अवेट का क्या करेगा, ये बेसिकली उस ऑपरेशन को चलाएगा जो कि होल्ड में है। बेसिकली ये क्या करेगा, इस जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है ये जब तक कि रिटर्न नहीं हो जाता रिजल्ट, तब तक ये एग्जीक्यूशन को होल्ड कर देगा, स्टॉप कर देगा। और उसके बाद जब यहाँ से रिजल्ट आएगा सेट टाइम आउट, जो कि 2 सेकंड बाद आएगा रिजॉल्व, वो पार्टिकुलरली स्टोर कर देगा फुल फील्ड में, तब जाके आगे एग्जीक्यूशन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल लॉग हेलो जैसा जाएगा। अब सेकेंड चीज़ ये है कि आप मल्टीपल अवेट जो यहाँ लिखा हुआ है ये आप पास कर सकते हो एक सिंगल एसिंक फंक्शन कॉल में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो पहला कॉल हुआ अवेट, फिर ये दूसरा अवेट कॉल हुआ, तो क्या होगा, इस पार्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के रिटर्न के बाद ये पार्टिकुलर रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद ये पार्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न होने के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह से पूरे ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जब आप जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो सवाल ये है कि वो सारे एलिमेंट्स जो आपने बनाया उस पर हम किस तरह से एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूजर्स का हेल्प चाहिए होता है और ब्राउज़र का हेल्प चाहिए होता है, बट एक्शन से पहले इवेंट तैयार करना होता है जो जावास्क्रिप्ट इवेंट कहलाता है। तो आइए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इवेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो पहला जो इवेंट है वो चेंज इवेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यूजर्स एलिमेंट्स को चेंज करेगा तो ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा और उसके बाद एक्शन परफॉर्म होगा। ऑन क्लिक इवेंट में क्या होता है कि जब यूजर्स बटन पे क्लिक करेगा फॉर एग्जांपल तो क्लिक इवेंट कॉल होगा। ऑन माउस ओवर क्या हुआ कि जब माउस को हम इमेज की ओर ओवर कर देते हैं तो ऑन माउस ओवर कॉल होता है। ऑन माउस आउट क्या होता है कि जब हम माउस पॉइंटर को इमेज से बाहर ले जाते हैं तो ये इवेंट कॉल होगा। ऑन की डाउन इवेंट क्या होता है कि जब हम की को प्रेस कर रहे हैं इनपुट में तो ये इवेंट कॉल होगा। फिर उस ऑन लोड क्या हुआ कि जब ब्राउज़र फिनिश कर लेता है लोडिंग को तो ऑन लोड कॉल होता है। ऑन ब्लर क्या हुआ
कि जब जो माउस कर्सर है वो इनपुट में से बाहर आ गया तो ऑन ब्लर कॉल होगा। ऑन फोकस क्या हो गया कि जब माउस कर्सर है वो इनपुट पास चला जाता है, मतलब इनपुट के ऊपर रहता है, तो ऑन फोकस कॉल होगा। तो ये सारे इवेंट्स हो गए और इवेंट्स होने के बाद ये आप देख सकते हो उसके बाद ऑपरेशन कॉल हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इवेंट हैंडलर। वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करते समय आप नोटिस किए होंगे कि जब यूज़र इनपुट देता है या फिर यूज़र एक्शन करता है या फिर ब्राउज़र एक्शन जब होता है तो इवेंट जनरेट होता है। उस इवेंट जनरेशन को हैंडल करने के लिए क्या करना होता है? उसको हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलर का यूज़ पड़ता है, जो कि एक पार्टिकुलर ऑपरेशन करता है इवेंट पर, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या वो है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक बटन लिया एलिमेंट, ठीक है? उस बटन को हम एक्सेस कर रहे हैं बीटीएन के थ्रू क्वेरी सेलेक्टर लगा के। अब आगे क्या है, उस बीटीएन को हम ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड यूज़ किए। ऐड इवेंट लिस्टनर बेसिकली एक इवेंट लिस्टनर होता है जो कि लिसन करता है पर्टिकुलर इवेंट जो आप कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक इवेंट कर रहे हैं और अटैच कर देगा इवेंट हैंडलर को, लिसनर, ठीक है? इसके साथ साथ आप देख सकते हो इवेंट हैंडलर मेथड यूज हुआ है जो कि बाद में एग्जीक्यूट होगा जब पर्टिकुलर इवेंट आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो बटन एलिमेंट है, उस पर ऑन क्लिक इवेंट लगाया, ठीक है? ये बेसिकली क्लिक इवेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इवेंट हैंडलर मेथड हुआ, ठीक है? तो इवेंट हैंडलर क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर मेथड कॉल करेगा जो कि बाद में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में वो हेलो जेएस लगा देगा, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो जेएस आ जाएगा क्लिक करने के बाद। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो इवेंट लिस्टनर होता है वो बिहेवियर सेम करता है इवेंट हैंडलर का, बट फर्क ये है कि ये लिसनिंग के लिए करता है इवेंट और ये करता है उसको ऑपरेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए। थैंक यू।